हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप फिर से जुड़ चुके हैं अपनी रेगुलर क्लास, जो कि सुबह 8 बजे आती है। आपकी ये क्लास महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मेरा प्रयास है कि पहले मैं ये महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जो सीरीज है ये खत्म कर लूं, तो फिर से महत्वपूर्ण अवधारणाओं पे आऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अवधारणा है जो एक सिंगल अनुच्छेद से समझना मुश्किल नहीं है। और जब मैं किसी एक सिंगल अनुच्छेद को बताता हूं और उसके साथ अन्य बातें बताऊं, तो कई बार आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि कहीं इसी अनुच्छेद में तो ये वाली भी बात नहीं है। तो यही एक समस्या है कि अगर हम केवल पर्टिकुलर अनुच्छेद की बात करें, तो अभी हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग फिर वापस महत्वपूर्ण अवधारणाओं की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें 4, 5, 6 आर्टिकल, इवन संविधानेतर बातें जुड़ती हैं, उस पर भी हम लोग जुड़ेंगे। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जिस अनुच्छेद पे चर्चा करने वाले हैं, वो अनुच्छेद बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और वो एक ऐसे पदाधिकारी के संबंध में है जिसके संबंध में आप समझते हैं कि हमारा जो सदन है, लोकप्रिय सदन, उस लोकप्रिय सदन का जो सर्वे सर्वा व्यक्ति होता है, वो कौन होता है। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि वो कौन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अनुच्छेद भी समझ चुके होंगे कि हम किस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं और कौन से पदाधिकारी की बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। आप रोज जुड़ते हैं इस क्लास में मेरे साथ, तो अपने इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ना है आपको। तो देखिए, पहला ये जो स्लाइड है ये आपके सामने आ चुका है, और इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है लोकसभा अध्यक्ष। अर्थात अब आप समझ चुके होंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हमारा निम्न सदन है, और उस निम्न सदन का जो सर्वे सर्वा अधिकारी, पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी होता है, उसे हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द इनके लिए बड़ा लोकप्रिय है, वो है स्पीकर। कई बार एक बार लाइव क्लास में किसी ने कहना भी शुरू कर दिया था कि सर, स्पीकर कौन सा वाला स्पीकर है ना, वो बजने वाला स्पीकर? क्या नहीं, बजने वाला स्पीकर तो नहीं है, लेकिन आप उसी से ये बात लगा सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष में जो कुछ भी बोला जाएगा इनके द्वारा, वो हर एक काम पे इनके द्वारा ही बोला जाता है, और इनकी बातों को बड़ी ही गंभीरता से सदन लेता है। इनके द्वारा बोली गई हर बात पे संसद जो सदस्य होते हैं उनको अपना व्यवहार करना होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके पास अधिकार है कि ये संसद सदस्यों के लिए इनके पास अधिकार है कि ये उनके लिए निर्णय ले सकते हैं, अनुशासन के आधार पे उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, और बहुत सारा अधिकार है इनके पास उनके ऊपर कार्रवाई करने की। तो आइए समझते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज हम लोग देख रहे हैं जिसमें लोकसभा अध्यक्ष की बात है। तो हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 93। हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 93। ध्यान रखिए, हम लोग जिस अनुच्छेद को देख रहे हैं उस अनुच्छेद की संख्या है अनुच्छेद 93। देखिए, आर्टिकल 93 देखने वाले हैं, अनुच्छेद 93 देखने वाले हैं। तो अनुच्छेद 93 के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था होगी। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब हमारे लोकसभा अध्यक्ष की बात होती है, तो हमारा लोकसभा अध्यक्ष कैसे आता है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष का इलेक्शन होता है, या हमारे लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, या लोकसभा अध्यक्ष जो अध्यक्ष के रूप में चयनित होता है। तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में चयन होता है। जो संसद सदस्य होते हैं वो मिलकर उनका चुनाव करते हैं, लेकिन यहाँ इसे निर्वाचन कहने के बजाय यहाँ हम इसको चयन कह सकते हैं। हाँ, जो संसद का जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उसके लिए ये बात जरूरी है कि वो लोकसभा से चुनकर आया हो, लोकसभा के लिए चुनकर आया हो, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इलेक्टेड हो, और बाद में संसद का जो निचला सदन है लोकसभा, वो अपने लिए उनमें से उनका चुनाव कर लेती है, उनका चयन कर लेती है। तो आर्टिकल 93 के भीतर लोकसभा अध्यक्ष की बात है।
लेकिन जब हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष से पहले एक प्रोटेम स्पीकर की बात आती है, प्रोटेम स्पीकर की बात आती है, अस्थाई अध्यक्ष की बात होती है। तो जब भी हमारा नई लोकसभा, चूंकि आप जानते हैं कि लोकसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है जो 5 वर्ष पे अपने आप स्वतः भंग हो सकती है। बीच में अगर बहुमत नहीं हुआ तो बीच में ही वो भंग हो सकती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के भंग करा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपातकाल में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें एक बात तो समझ में है कि ये 5 वर्ष उसके पहले या उसके बाद, लेकिन एक चीज बिल्कुल आपके समझ में है कि जो लोकसभा है वो एक अस्थाई सदन है जिसका गठन सामान्यतः 5 वर्ष पे होता है। तो ऐसी दशा में अध्यक्ष भी हमारे 5-5 वर्ष पे क्या होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। तो ऐसी दशा में अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष की परंपरा को देखेंगे। भारत में अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, अध्यक्ष की शपथ देखेंगे जो कि होती नहीं है ना। इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप समय देंगे, थोड़ा सा मुझे सुनने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि चीजों को आप बेहतर समझ पाएंगे। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष की बात की गई है और कहा गया है कि हमारे लोकसभा का एक स्थायी सदस्य, एक स्थायी अध्यक्ष होगा और जिसे हम स्पीकर के रूप में भी जानेंगे, और उनके द्वारा सारे जो काम का है वो निर्वहन कराया जाता है। अब ये जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है, इस पद के स्रोत की बात करें, इस पद के स्रोत की बात करें तो इस पद का स्रोत जो है वो इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था का जो अध्यक्ष है वो है। इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था में भी जो कॉमन हाउस होता है उसका भी अध्यक्ष होता है। लेकिन हमारी परंपरा और इंग्लैंड की परंपरा में थोड़ा सा अंतर है। हमारी परंपरा में जो हमारा अध्यक्ष है ये लोकसभा के जीवन काल तक अध्यक्ष रहता है। लोकसभा के जीवन काल तक अध्यक्ष रहता है, जीवन काल तक, ध्यान रखिए, लोकसभा के जीवन काल तक अध्यक्ष रहता है। लेकिन वही जब हम इंग्लैंड के अध्यक्ष की बात करते हैं तो एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष। यहां पे अंतर है। इंग्लैंड में कोई व्यक्ति अगर एक बार अध्यक्ष बन जाए तो वो सदा के लिए अध्यक्ष हो जाता है, आजीवन अध्यक्ष। हमारे यहाँ लोकसभा के जीवन काल तक अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष नहीं होता, बल्कि अध्यक्ष, किसी भी लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अध्यक्ष के पद पर बना रहेगा जब तक उस लोकसभा का कार्यकाल, अगर उस लोकसभा का कार्यकाल 3 वर्ष में खत्म हो गया तो अध्यक्ष पद उसका 3 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। 5 वर्ष चला तो वो 5 वर्ष तक रहेगा, और अगर आपातकाल में इसे बढ़ाया गया कार्यकाल तो वो उस कार्यकाल तक रहेगा जब तक उस लोकसभा की जो स्थिति है वो चलती रहेगी। ये ध्यान रखना है। यही कारण है कि हम लोग लोकसभा की गिनती भी करते हैं। अभी जो वर्तमान में हमारी लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा चल रही है। और ये जो अध्यक्ष अभी हमारे वर्तमान में है, ओम बिरला जी, आप देख सकते हैं ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो इनका कार्यकाल 17वीं लोकसभा तक है। अब 17वीं लोकसभा अगर 2024 में खत्म होती है तो इनका कार्यकाल 2024 में खत्म होगा। अगर 17वीं लोकसभा किसी कारणवश 2025 में खत्म होती है तो ये अध्यक्ष के पद पे 2025 तक बने रहेंगे। अर्थात नई लोकसभा के निर्वाचित होके आने के और उसकी पहली बैठक के ठीक पहले तक इनके अध्यक्ष का पद बना रहेगा। ठीक है, मतलब नई लोकसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक जो इस लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं। ये ध्यान रखना है। और जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उस समय सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति के द्वारा फ्रांसीसी जो प्रक्रिया है उस आधार पर यह तय किया जाता है कि उस लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं उन सदस्य को राष्ट्रपति ये कहता है कि आप पहली बैठक जो हो रही है उसकी अध्यक्षता करिए, और आपका प्रयास होगा कि जितने भी संसद सदस्य हैं उनको शपथ दिलाइए और साथ ही साथ अध्यक्ष के निर्वाचन के या अध्यक्ष की चयन की व्यवस्था कीजिए। तो जो ऐसा अध्यक्ष होता है जिसका काम केवल और केवल सांसद सदस्यों को शपथ दिला देना या लोकसभा सदस्यों को शपथ दिला देना और अध्यक्ष का चयन करा देना मात्र होता है, और जैसे ही अध्यक्ष चुन लिया जाता है फिर उनका काम सामान्य सदस्य के रूप में हो जाता है, उनका अध्यक्ष पद समाप्त हो जाता है। तो इसे
इस पद को, जो थोड़े देर के लिए अध्यक्ष के रूप में काम किया, उसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, छद्म अध्यक्ष कहते हैं। और 17वीं लोकसभा के जो छद्म अध्यक्ष थे, 17वीं लोकसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इस प्रक्रिया का पालन हम लोगों ने शुरू में संविधान सभा में भी किया। जब हम लोगों ने अपनी संविधान सभा बनाई तो संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। और फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि अध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाए, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को उनके द्वारा अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन के आते हैं। ठीक वही परंपरा हम लोग हर लोकसभा के गठन के दौरान करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा अस्थायी अध्यक्षता की गई और इनके द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन कराया गया, और वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। इनके द्वारा जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो इनका काम जो है वो खत्म हो गया। अब सामान्य सदस्य के रूप में, लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में अपना जो जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अध्यक्षता ओम बिरला जी के द्वारा की जा रही है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, 17वीं लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हैं अध्यक्ष होना ही अपने आप में एक बड़ा पद है। अगर भारत के व्यवस्थाओं में देखें या पद क्रम में देखें तो अध्यक्ष का बड़ा महत्व है। साथ ही साथ जो अध्यक्ष है इसके पास बहुत विशेषाधिकार है। वो चाहे संसद का सामूहिक विशेषाधिकार हो या संसद सदस्यों का वैयक्तिक विशेषाधिकार हो, दोनों का संरक्षक कहीं ना कहीं हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़ी बातें और हम लोग जानेंगे कि कैसे लोकसभा अध्यक्ष जो है वो महत्वपूर्ण पद है और कैसे लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपने महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करते हैं। क्या कुछ खास है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो आइए समझते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़ी सी बातें। अध्यक्ष की बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, देखिए लोकसभा अध्यक्ष की बात करें हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर के नाम से भी आप लोग जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात। लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। अपने में से ही चुना जाता है, अपने में से ही चुना जाता है। अर्थात अध्यक्ष का लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि लोकसभा का सदस्य रहना जो है वो अध्यक्ष के लिए जरूरी है। अगर वो लोकसभा सदस्य नहीं होता है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो लोकसभा सदस्य हो और अध्यक्ष बन जाए, और किन्हीं कारणवश, क्योंकि इसका काम जो है ना वो बड़ा न्यायाधीश जैसा है। काम जो अध्यक्ष का है वो बिल्कुल न्यायाधीश जैसा है, बड़ा न्यूट्रल रहने जैसा है। अगर न्यूट्रल रहने जैसा काम है तो कई बार जिस दल से वो जीत कर आया है वो दल नाराज हो सकता है और वो दल उन्हें पार्टी से निकाल सकता है। और पार्टी से निकाल देने में हमारे पास 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून है, और कहा जाता है कि कोई भी संसद सदस्य जिस भी राजनीतिक दल के साथ वो चुनाव लड़कर आया है, अगर वो उस दल से निकाल दिया जाता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में दल बदल कानून लगने के साथ ही कई बार जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता जा सकती है। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भी एक सदस्य ही है तो ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष के पास दल बदल कानून से संरक्षण है। दल बदल कानून के संबंध में संरक्षण है। संरक्षण अर्थात अगर किन्हीं कारणों से अपनी तटस्थता बनाए रखने के लिए, अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अगर अध्यक्ष के द्वारा अपने दल का त्याग कर दिया गया तो ध्यान रखिए कि संसद सदस्यता नहीं जाएगी। या दल को लगता है कि हमारे दलीय व्यवस्था के अनुरूप हमारा ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है जो आज लोकसभा का अध्यक्ष और हमारी पार्टी पे चुनकर आया है, तो ऐसे में पार्टी उनके निकाल सकती है अपने दल से। लेकिन
तब पर भी इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के पास संरक्षण है कि दल बदल कानून जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर नहीं लगता है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपने जान ली। लोकसभा अध्यक्ष के कामों के बारे में अगर बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्तियां क्या हैं, तो इसके मामले में लोकसभा अध्यक्ष बड़ा समृद्ध है, बड़ा रिच है, बहुत रिच है। यहां लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति यह है कि बहुत से काम लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निपटाए जाते हैं। जैसे संपूर्ण सदन की जो कार्रवाई है, सदन की जो कार्रवाई है, सारे सदन की कार्यवाही के लिए अंतिम जो व्यक्ति है वो यही है। सदन की कोई नियम प्रक्रिया है, मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष की कोई प्रक्रिया, लोकसभा की कोई प्रक्रिया है, कोई नियम है, उस नियम के अंतिम व्याख्याता के रूप में, अंतिम व्याख्याता है कौन? हमारा लोकसभा अध्यक्ष अंतिम व्याख्याता है। ये जो कह दे वही अंतिम बात है। इसी तरीके से बहुत सारे इनके पास विशेषाधिकार हैं, जिन विशेषाधिकारों का ये पालन करते हैं और उपयोग करते हैं। जैसे जितनी भी संसदीय समितियां हैं, संसदीय समितियां, ध्यान रखिए, जो भी संसदीय समितियां होती हैं, उन संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसदीय समितियों के अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है वो हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उनकी नियुक्तियां की जाती। इसी तरीके से अगर हम बात करें, तो हम ये पाते हैं, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष है, इस लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और भी बहुत सारे काम जो है वो संचालित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक, देखिए धन विधेयक जो होता है इसे प्रमाणित करने का, धन विधेयक को प्रमाणित करने का काम होता है। प्रमाणित करना, धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का जो अंतिम अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष ही किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकता है। और ऐसा प्रमाणन जो प्रमाणित करते हैं, किसी भी धन विधेयक को 2 बार अध्यक्ष प्रमाणित करता है। एक बार जब कोई विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है, वहीं दूसरी बार जब राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तो ये 2 बार जो है किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में ये प्रमाणित करते हैं। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इस बात का अंतिम जो अधिकार है वो किसके पास है? वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। हालांकि हाल ही में इस अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी है। ऐसा माना जाता था कि अध्यक्ष का जो धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार है ये न्यायपालिका के पहुंच से बाहर है, यह न्यायिक समीक्षा से परे है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आधार विधेयक पास किया गया था। आधार विधेयक जिसे अध्यक्ष ने धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया था, धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया था। और ये प्रमाणन न्यायपालिका को कहीं न कहीं संसदीय व्यवस्था के दुरुपयोग के रूप में दिखा, क्योंकि उस समय में जो तात्कालिक सत्ता दल है उसके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। और आधार विधेयक अगर लोकसभा से पास भी कर लिया जाता और राज्यसभा में जाता तो राज्यसभा में उसे फंसने के चांसेस थे। तो ऐसी स्थिति में चूंकि धन विधेयक पे राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करके पास करा लिया गया। व्यवस्था को, इस प्रक्रिया को संसदीय प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में देखा और न्यायपालिका ने यह चेतावनी दी कि आगे से अध्यक्ष ध्यान रखे कि इस तरीके का काम न करे, क्योंकि अध्यक्ष का पद वास्तव में न्यूट्रल पद है और न्यूट्रल पद न्यायिक पद होता है। तो बैलेंस करने की जरूरत है, न्याय जैसी बात करने की जरूरत है। इसलिए अध्यक्ष को इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। आगे से अध्यक्ष प्रयास करे कि ऐसे विधेयक जिनका धन विधेयक से कोई लेना देना न हो, तो ऐसे विधेयकों को राज्यसभा के अधिकारों को छीनने के लिए ऐसा न करे। तो धन विधेयक को प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। इसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष जब भी राष्ट्रपति हमारा संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन की बात होगी,
ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस 108 ये अनुच्छेद है, जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करता है किसका? वो अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन का। जब भी संयुक्त अधिवेशन की बात होगी तो वो अध्यक्षता करता है, ये हमें देखना। इसके साथ ही ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि जब कभी किसी व्यक्ति के किसी संसद सदस्य के ऊपर दल बदल की बात आती है, किसी के ऊपर दल बदल कानून लगा है या नहीं लगा है, वो 10वीं अनुसूची से अयोग्य हो गया है या नहीं हो गया है, इसका जो निर्णय है वो अध्यक्ष करता है और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। तो दल बदल कानून के संबंध में अध्यक्ष ये निर्णय लेता है कि कोई भी सदस्य संसद सदस्य बनने योग्य रह गया है या नहीं रह गया है, और अगर वो कहता है कि नहीं रह गया है तो ये अंतिम होता है। इसमें भी सवाल उठे और इस पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी है और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि दल बदल पर जो निर्णय है ये अंतिम निर्णय के रूप में नहीं है। अगर ऐसा लगता है न्यायालय को कि ये फैसला किसी दुर्भावना से लिया गया है या निष्पक्ष तटस्थ भाव से नहीं लिया गया है तो ऐसा न्यायालयी समीक्षा के भीतर समीक्षा हो सकती है, अर्थात जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। दल बदल पे अगर निर्णय लिया गया अध्यक्ष का तो वो निर्णय जो है आता है किसके अंतर्गत? दल बदल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोटी मोटी बात अध्यक्ष के बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने इस पे चर्चा जरूर करी कि आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है। तो अध्यक्ष हमने देखा, तो अध्यक्ष से संबंधित कुछ बातें भी हम लोगों ने पढ़ ली। बहुत सारा पिछली बार मुख्य परीक्षा में सवाल आया था कि जो इंग्लैंड का अध्यक्ष है, ध्यान रखिए, जो हमारा इंग्लैंड का अध्यक्ष है ना, जो हमारा यूके का अध्यक्ष है, यूके का जो अध्यक्ष है, और जो हमारा भारत का अध्यक्ष है, इन दोनों में अगर यूके के अध्यक्ष की परंपरा को भारत के अध्यक्षीय परंपरा में डाल दिया जाए तो क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, ये देखना है। क्यों? क्योंकि यूके का जो अध्यक्ष है वो एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष है। एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष होता है। मतलब एक बार कोई अध्यक्ष चुन लिया गया, वो आजीवन रह सकता है। जब तक वो अध्यक्ष के पद पे काम करना चाहे वो अध्यक्ष के पद पे काम कर सकता है। आप कहोगे सर उसे चुनाव नहीं लड़ना होता क्या वहां वाला अध्यक्ष वहां के निचले सदन का सदस्य नहीं होता है। आप जानते हो परंपराओं को बड़े मजबूत ढंग से जो इंग्लैंड है वो मानता है। तो वहां पे ये परंपरा विकसित हो गई है कि जो भी अध्यक्ष चुन लिया गया वो जब अगली बार चुनाव होगा, कॉमन सभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में अध्यक्ष जहां से भी जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से इसका मतलब है जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन कर देगा, फिर उस निर्वाचन क्षेत्र से और कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वहां से फिर कोई और इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और इस परिणाम स्वरूप जो सदस्य है, जो अध्यक्ष है, वो वहां से फिर कॉमन सभा का सदस्य चुन लिया जाएगा निर्विरोध बिना किसी विरोध के। तो उसे हारने का कोई डर ही नहीं है। जहां से अध्यक्ष चुनाव लड़ेगा वहां से कोई दूसरा व्यक्ति फिर चुनाव नहीं लड़ेगा और वो संसद सदस्य रहेगा, और इसलिए वो हमेशा, तो एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष। फायदे क्या हैं? फायदा यह है कि मजबूत परंपरा हो जाएगी, किसी भी प्रकार का इसको कोई डर नहीं रहेगा, कोई लालच नहीं हो पाएगा, निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगा। और मजबूत परंपरा की जरूरत है क्योंकि यहाँ का संविधान अलिखित है, इसलिए संसदीय प्रक्रिया का जो निर्वहन है वो परंपराओं के आधार पे वो व्यक्ति ज्यादा मजबूत ढंग से कर पाएगा जो ज्यादा अनुभवी है। लेकिन हमारे यहाँ इसके बहुत फायदे नहीं है, नुकसान अलग से। अवसर की स्वतंत्रता हमारे यहाँ कम हो जाएगी,
साथ ही साथ नए लोग जो नए ढंग से जो नई चीजें सोचते हैं, जो नई परंपराओं को विकसित कर सकते हैं, वो जनमोन्मुखी हो सकता है, वो चीजें नहीं होगी। अध्यक्ष कई बार रिजिड हो सकता है, कई बार अध्यक्ष जो है वो जिस दल से आता है उस दल के प्रति झुकाव कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अध्यक्ष है वो दलीय दलगत प्रणाली से होता है। इंग्लैंड में जैसे ही कोई अध्यक्ष चुना जाता है वो दल से इस्तीफा दे देता है, त्यागपत्र दे देता है, दलगत राजनीति खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और हम सदा के लिए अध्यक्ष बना लें तो दलीय तानाशाही भी हमारे यहाँ डेवलप हो जाएगी। लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, नए लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, जबकि हम जानते हैं कि हर एक नई पीढ़ी पहले पीढ़ी से ज्यादा स्मार्ट आती, ज्यादा प्रतिस्पर्धी आती है, तो और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। दूसरी, हमारी जो प्रणाली है उसमें संसदीय व्यवस्था में सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब हमारे यहाँ व्यवस्थाएं लिखी गई हैं तो ऐसे में हमें ये जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो परंपराओं को ढो सके और वो आगे आए, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम चीजें क्या है रिटर्न में। साथ ही साथ इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता है, और संसदीय सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए मजबूत, अनुभवी, टिकाऊ लोगों की जरूरत है। हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि एक बार अध्यक्ष, सदा के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता है। तो हमारी व्यवस्था में हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार के अध्यक्ष की व्यवस्था की है, इस प्रकार के अध्यक्ष ही सर्वाधिक रेलेवेंट है। हाँ, इतनी जरूर हम सुधार के रूप में अपेक्षा करते हैं कि हमारा भी अध्यक्ष दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन की कार्रवाइयों का संचालन करे, और दल बदल या अन्य किसी भी चीजों में जब वो निर्णय ले तो उस निर्णय को वो तटस्थ रूप से दे, जिससे स्वस्थ संसदीय प्रक्रिया का, स्वस्थ संसदीय परंपरा का निर्वहन हो सके और स्वस्थ परंपराएं विकसित हो सके। तो ये हम अध्यक्ष के बारे में देख सकते थे, ये हम अध्यक्ष के बारे में जान सकते थे। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि स्टडी IQ का जो P2I बैच है, जो कि प्रतीक्षारत आप रहते हैं इस बैच के लिए, क्योंकि इस बैच में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड भी है। जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, आप स्टडी IQ के खर्चे पे दिल्ली पे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, टेस्ट सीरीज, नोट्स, क्लास, कक्षा कार्यक्रम, सब कुछ आपका, पूरी मुख्य परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन मॉडल में स्टडी IQ कराता है। आपका कोई खर्चा नहीं लगता है, और मुख्य परीक्षा पास करते हैं तो साक्षात्कार भी आपका निःशुल्क है। और ये सारी चीजें आपको मिल पाती है मात्र 29,999। आप 2 लाख 2.5 लाख खर्च करके भी इस तरीके का प्लान, इतना सिस्टमेटिक प्लान गुणात्मक ढंग से आपको नहीं मिलेगा। इस बैच के अंतर्गत मात्र 29,999 में 18 बुक सेट मिलती है। वो बुक जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मार्केट में बहुत क्वालिटेटिव है। मेरे पास एक बुक भी है, अगर इस बुक को मैं देखूं तो ये देखिए, ये भारतीय राज व्यवस्था की बुक है ना। ये स्टडी IQ की भारतीय राज व्यवस्था की बुक है, नजदीक से आप देख लीजिए, है ना। और इस बुक को जब आप पढ़ेंगे, और आप किसी भी बुक, इस तरीके की बहुत सारी बुकें मार्केट में है, किसी भी बुक की जब आप तुलना करेंगे कंटेंट वाइज, तो आपके समझ में आएगा कि अंदर ये प्री और मुख्य परीक्षा दोनों को मिला के जब पढ़ा जाता है तो ऐसी किताब होनी चाहिए। तो इस तरीके की क्वालिटेटिव जो बुक्स हैं, है ना, सारी मजबूत रूप से जो अच्छे कंटेंट राइटर के द्वारा, अच्छे जो मार्गदर्शक है जिनके में मार्गदर्शन में तैयार की गई है, तो इन बुकों को आपको, ये बुक फ्री जाती है। 18 सेट की जो कंप्लीट प्री कम मेंस की जो बुक है वो आपको फ्री जाती है। और प्रारंभिक परीक्षा अगर आपका होता है तो आप आ सकते हैं दिल्ली, और दिल्ली में आपको ऑफलाइन मॉडल में पूरी तैयारी मुख्य परीक्षा की कराई जाती है। प्रयास है कि P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपके लिए कहा गया है, तो आप उसको कर पाए। इसकी फीस 29,999, और इसके लिए आप बस जुड़ सकते हैं एक विशेष काम करके, और उसके लिए आपको AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ये मेरा कोड है, अमरेंद्र पांडे लाइव। तो AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। किसी प्रकार की कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस आपको नहीं आ रहा है ना, या फिर आप वो डिस्काउंट जो कहा जा रहा है यहाँ पे 70,000 नहीं 29,999 में आपको ये मिल जाएगा, 29,999 में आपको मिल जाएगा, ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मेल कर सकते हैं
मेल आईडी है, इंस्टा आईडी है, साथ ही साथ टेलीग्राम आईडी है, कहीं से भी आप रीच आउट करेंगे तो हम लोगों की जो उपलब्धता है वो आप तक हो जाएगी और आप पहुंच सकते हैं हमारे तक। इसी तरीके से हर दिन 8 बजे सुबह ये बैच आपके लिए आता है और ये बैच आता ही रहेगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की सीरीज खत्म करेंगे तो महत्वपूर्ण अवधारणाओं पे आ जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने टेलीग्राम और इंस्टा आईडी का स्कैनर है, आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और अमरेंद्र पांडे नोट्स ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। नए लोग जो भी इस कक्षा को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग आप लगातार इस क्लास को देखते हैं वो क्लास को लाइक कर दें और मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए अनुच्छेद के साथ महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।